नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। चार बड़ी खबरें जो कि मेरे नज़दीक चारों ही बड़ी ही ज़बरदस्त खबरें और कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है वो रिपोर्ट नहीं हो रही। इस वजह से मैंने सोचा कि आपके तक पहुँचाऊँ। सबसे पहली स्टोरी जो है वो ये है कि टीएलपी के ऊपर एक्शन क्यों हुआ, वो कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया था। और ये खबर जो है वो अमेरिका से आई है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस जो ऑफिशल्स हैं वो भी बात करते हैं, पाकिस्तानियों से भी बात करें तो अमेरिका में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बात करते हुए। तो वो एक खबर है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक इसराइली स्कीम जो कि बहुत सालों से लोगों को पता है कि इसराइली स्कीम है, वो आज एक्सपोज हुई है बरतानिया से पाकिस्तान के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी है अफ़गानिस्तान के जो दावा किया जा रहा है कि 3 क्रिकेटर्स जो हैं उनकी शहादत हुई है या कत्ल हुए हैं, हलाक हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको ज़रा क्लैरिफाई करूँगा। और चौथी है यूसुफ पठान, एक और कैजुअल्टी हिंदू हेट्रेड की, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। वो फॉर्मर क्रिकेटर होते थे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोरी से जो टीएलपी के हवाले से है। जहांज़ेब अली की ये स्टोरी है, नया दौर की वेबसाइट के ऊपर आप इसको पढ़ सकते हैं। जहांज़ेब अली अमेरिका से रिपोर्ट कर रहे थे, न्यूयॉर्क के अंदर वो गालिबन मौजूद हैं। उन्होंने वाशिंगटन डीसी के अंदर वो मौजूद हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट स्टोरी की है उसके मुताबिक एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल पाकिस्तान के जो कि अमेरिका के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने ये बात बताई कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है वो बहुत एक हाई पर है और इसको कम करने की जो इस वक्त की जो रजीम है या इस वक्त जो गवर्नमेंट है और जो हाइब्रिड रजीम जिसको हम कहते हैं, यानी कि फ़ौज और हुकूमत दोनों के दरमियान ये बात पर मुकम्मल इत्तफाक है कि हमें इसको कम करने की ज़रूरत है। और उसके हवाले से जो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की वो बहुत ही स्ट्राइकिंग थी। उन्होंने ये बताया कि एक इंटेलिजेंस इदारे के लिए, अब ये कौन सा इंटेलिजेंस इदारा है हमें नहीं पता, ये आईबी हो सकता है, ये जो है वो क्या कहते हैं आपका नेक्टा का कोई कोर्स, कोई टेस्ट हो सकता है, कोई उसके अंदर भर्तियां अगर हो रही हो। ये ज़रा देखिएगा कि पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे लोगों ने इम्तिहान भी दिए होंगे, तो किसके इम्तिहान में ये पेश आया है, ये सवाल सामने आया है। सवाल ये था कि आपके ख्याल में सलमान तासीर का जो कत्ल है, आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड था जो मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया, या आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड नहीं था। और उसके अंदर फिर वो 5 होते हैं ना आंसर के लिए, अगर आप एक मिलाएंगे तो उसका मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री या स्ट्रांग, या इससे मैं वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, किसी हद तक इत्तेफाक नहीं करता, इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है, न्यूट्रल। एक होता है मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ और एक होता है मैं स्ट्रांगली इत्तेफाक करता हूँ, सख्त जोर से इत्तेफाक करता हूँ, पुरजोर इत्तेफाक करता हूँ। तो 95% लोगों ने लिखा कि मैं पुरजोर इत्तेफाक करता हूँ। और ये इंटेलिजेंस इदारे के अंदर सवाल था उसकी रिक्रूटमेंट के लिए, उसके अंदर भर्ती के लिए। वहाँ पर 95% नौजवानों ने जवाब दिया कि इसको हम बिल्कुल 100% दुरुस्त समझते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार कौन पागल है जो कि इस सवाल का जवाब हाँ में लिख देगा जब उसको पता है कि अरे भाई, ये दिमाग में जो है वो इंसान के होता है कि भाई मेरा कहीं ईमान ही ना जाता हो अगर मैंने इसका जवाब गलत लिख दिया। सो द थिंग इज़ के 95% नौजवान जो कि इंटेलिजेंस इदारे के अंदर भर्ती के लिए सवाल के जवाब दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जस्टिफाइड था। तो ये बहुत एक खौफनाक ट्रेंड है और अगर ये खौफनाक ट्रेंड जो है वो जारी है, इसकी वजह से कहा यह जा रहा है और स्टोरी के अंदर जहांज़ेब अली ने लिखा है कि यही वो पॉलिसी थी, यही वो सवाल था। इस तरह की और भी जाहिर है इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो मुसलसल जारी रहती है। ये वो सवाल था जिसके बाद ये फैसला हो चुका था कि अब इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ फैसला करना होगा कुछ ना कुछ। और जो टीटीपी के खिलाफ इस वक्त एक्शन हो रहा है और जो टीएलपी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, दोनों के अंदर यही सोच जो है वो कार फरमा है कि ये जो मेंटालिटी है और ये जो इर्रेशनल सोच है और ये जो कानून से बिल्कुल मावरा किस्म की जो है वो सोच रखने वाले लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं और मुआशरे के अंदर इतनी सराहियत कर चुकी है ये सोच, उसका सद्देबाब करने की जरूरत है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, ये स्टोरी ने कहा है। दूसरी खबर, टॉमी रॉबिन्सन, ये एक फार राइट लीडर है। इस वक्त आप समझ लीजिए बरतानिया का सबसे बड़ा फैशिस्ट लीडर या सबसे बड़ा फार राइट लीडर जो है वो टॉमी रॉबिन्सन है और इसके सपोर्टर्स ओपनली अपने आप को फैशिस्ट कहते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पर मिसाल के तौर पर इलॉन मस्क जो है, जो कि खुद एक वाइट सुप्रेमेसिस्ट है, जो कि जिसका बाप जो है वो साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड जो रजीम थी जिसमें कालों के ऊपर मजालिम को और कालों को गोरों से अलग रखने का और उनको गुलाम रखने का, उनको सबड्यूड रखने
रखने का जो एक निज़ाम था सरकारी सतह पर, कानूनी सतह पर, आईनी सतह पर, उसका एक बेनिफिशियरी उसका बाप था। उसकी वहाँ पर जो है वो कानून मतलब बिजनेस थे, उसके माइनिंग का बिजनेस था, और वो इस वक्त जो है वो ट्विटर का भी मालिक है। टॉमी रॉबिन्सन को वो भी सपोर्ट करता है। टॉमी रॉबिन्सन ने अभी आपने देखा बरतानिया के अंदर फसादात हुए कुछ अर्से पहले, फसादात गलत लफ्ज़ है, वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स हैं वो सड़कों पर आए, और उन्होंने आकर, जिसके बारे में कहा जा रहा है 1.5 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 2 लाख, मतलब नंबर्स जो हैं वो बहुत बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इंडियंस, पाकिस्तानीज और जो नॉन वाइट्स हैं उनको, खास तौर पर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, और पाकिस्तानीज के ऊपर इनका खसूसी नजर करम है इनकी, क्योंकि ये मुसलमानों के भी अगेंस्ट है, एंटी मुस्लिम है और ये प्रो जायनिस्ट हैं। तो टॉमी रॉबिन्सन ने आज एक ट्वीट की है, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो शख्स है उसने एक झंडा पकड़ा हुआ है, एक डंडा पकड़ा हुआ है, और उसके अंदर 2 झंडे हैं, एक है इसराइल का और एक है सो कॉल्ड फ्री बलोचिस्तान का, और उन्होंने ऊपर ट्वीट किया है फ्री बलोचिस्तान। ये एक ट्रेंड है, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही। ये जो प्रो इसराइल, प्रो वाइट इवेंजेलिकल्स, जो कि इसराइल के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, क्रिश्चियन जायनिस्ट्स हैं, साथ साथ इसराइल के जो जाहिर है कि यहूदी जायनिस्ट्स हैं, ये उनकी जो सपोर्ट बेस है उसके अंदर ये चीज़ कोई पहली दफ़ा नहीं आ रही। अब से कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि जो हमारे भाई हैं, बहुत से कड़क मुफ्ती के नाम से, उनका नाम है अब्दुल्ला मोवेसिस, और वो जो हैं वो काम करते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अल जज़ीरा इंग्लिश के लिए, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, और ही इज़ नॉट पाकिस्तानी, ही इज़ फ्रॉम पैलेस्टाइन, और उन्होंने ये आर्टिकल के अंदर लिखा था कि इस वक्त बलोचिस्तान की जो स्ट्रगल है वो राइट्स की स्ट्रगल है, लेकिन उसको फ्रीडम की स्ट्रगल बनाया, और बहुत सारी जाहिर सी बात है कि फ्रीडम की भी बात करते हैं, उसको इसराइल हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान के और इंडिया की जंग चल रही थी 14 मई को, मारियो नौफल, जो कि वैसे इस तरह के लोगों को हम समझते हैं गज़ा ग्रिफ्टर्स, यानी कि गज़ा का नाम लेके और इसराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले लोग जो हैं, तो उसने, आपने थोड़े से पहले आपको उन साहब का इसलिए नाम याद होना चाहिए कि कासिम और सुलेमान का जो इंटरव्यू किया था कुछ दिनों पहले, पॉडकास्ट हुई थी एक बड़ी मशहूर, जब वो अमेरिका गए थे, वो भी मारियो नौफल ने किया था। सबसे पहले जो वो मीडिया में आए थे वो मारियो नौफल के साथ पॉडकास्ट में आए थे। मारियो नौफल ने भी ये ट्वीट किया था कि जी उन्होंने तो आज़ादी का ऐलान कर दिया है। अच्छा, फिर एक है मिडिल ईस्ट समथिंग मेमरी, MEMRI, ये भी एक मोसाद का एजेंट था जिसने बनाया था, सेटअप किया था कुछ 2-3 दहाइयाँ पहले, और इसके अंदर भी मेमरी जो है उसके अंदर उसने एक नई जो है ना वो सीट क्रिएट की है, रिसर्च सीट क्रिएट की है, और उसके अंदर जो शख्स है जिसको रखा गया मीर यार बलोच, जो कि असल शख्स शायद है ही नहीं, सिर्फ ट्विटर के ऊपर एक पर्सोना उसका बिल्ड किया गया है, पर्सनैलिटी बिल्ड की गई है, इसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी आज तक, उसने अपनी तस्वीर नहीं लगाई हुई, और वो सिर्फ ट्वीटें करता है। मोस्ट लाइकली इट इज़ बीइंग रन फ्रॉम इंडिया और समवेयर इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ये बंदा शायद असल में मीर यार बलोच नाम का कोई शख्स ना हो सकता है, ये बलोच ही ना हो, ये कोई इंडियन ही चला रहा हो, ये सब कुछ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो मीर यार बलोच के नाम से उन्होंने एक जो अपनी रिसर्च सीट क्रिएट की, और उसका जो डायरेक्टर बनाया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया, वो बनाया मीर यार बलोच को, जो एग्जिस्ट नहीं करता, मोस्ट लाइकली डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये जो स्कीम है वो टॉमी रॉबिन्सन ने इसको ट्वीट करके एक तरह से एक्सपोज कर दिया कि ये एक इसराइली प्लॉट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बलोचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बहुत आइडियल हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें कोई राइट्स अब्यूसेस नहीं हो रही, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ इसराइल की तरफ से ही चलाई जा रही है, या इंडिया की तरफ से ही चलाई जा रही है, या टॉमी रॉबिन्सन नहीं चला रहा उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो बलोचिस्तान की आज़ादी के साथ अपने मफादात को जुड़ा देखते हैं। तो आप समझ जाइए कि किसके मफादात इसके साथ जुड़े हुए हैं। मेमरी इसराइल, टॉमी रॉबिन्सन इसराइल, ये बात बड़ी ऑब्वियस है, और ख़ास तौर पर जब आपको मोसाद के लोग जो हैं वो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हो, और फिर जो अल जज़ीरा की स्टोरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तीसरी खबर की तरफ चलेंगे। अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स कौन कौन से मरे हैं मैं ज़रा बता दूं, क्योंकि कल ये दावा किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान ने पक्तिका में कल स्ट्राइक्स की थी उसके अंदर जो है वो 3 अफ़गान क्रिकेटर मर गए। वो अंडर 19 खेलते थे, और वो अफ़गानिस्तान जो था वो क्या कहते हैं उसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ एक ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही थी, वो नहीं खेलेंगे। ज़रा वो खारजी कमांडर्स जिनके नाम, क्योंकि ये झूठ है ना, असल में वहां पर ना कोई क्रिकेट हो रही थी, ना कोई क्रिकेट का वहां पर क्लब है। जिस एरिया में हमला किया गया वहां पर दूर दूर तक कोई क्रिकेट क्लब नहीं है। अब जरा नाम जो हमारे पास आए हैं उनको जरा नाम सुन लीजिए जो कल मरे हैं। ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है,
जो कि पाकिस्तान के साथ जो है वो इस वक्त बरसरे पैकार है। इनके साथ माजी में मुतअद्दिद ऑपरेशंस भी हुए इनके खिलाफ, बहुत मरतबा इनके साथ जो है वो मुआहिदे भी किए गए हैं। हाफिज़ गुल बहादुर लिखते हैं कि जो ग्रुप के लोग थे, और एक और बात आपको बता दूं कि इसमें उसका चचा खारजी गुल बहादुर का चचा कमांडर फजलुर रहमान, ये भी इसमें मारा गया। इसके अलावा कमांडर फरमानुल अकरमा करामा, इसके अलावा कमांडर सादिकुल्ला दावड़, कमांडर गाजी मदाखिल, कमांडर मुकर्रब, कमांडर किस्मतुल्लाह, कमांडर गुलाब दीवाना, ये उसका एलियस है दीवाना जो है, कमांडर रहमानी, कमांडर आदिल, कमांडर आशिकुल्लाह जिसको कौसर भी कहते हैं, और कमांडर यूनस, ये भी मारा गया है, खारजी था ये भी। तो इसको क्योंकि सूरह यासीन तो पूरी नहीं आती होगी ना, ये तो दहशतगर्द है। सो ये सब लोग मारे गए थे। अब इसके अंदर जो नई कहानी है वो ये है कि जी वो इरफान पठान भी वहाँ से ट्वीट कर रहा है, अल्लाह अफगानिस्तान में क्रिकेटर मर गए, और भी सारे जो हैं वो इंडियन लगे हुए हैं। आपको ये याद होगा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था मई में, तो उस टाइम पर भी पाकिस्तान में रावलपिंडी में स्टेडियम के बाहर, और पाकिस्तान में पीएसएल जारी थी उस टाइम पे, तो स्टेडियम के करीब जो है वो वहाँ पर उन्होंने एक ड्रोन हमला किया, और उसको उन्होंने बार बार बड़ी फख्र से बताया था कि हमने यहाँ पर हमला किया है, पीएसएल को हमने नुकसान पहुँचाया है, रावलपिंडी के स्टेडियम को नुकसान पहुँचाया है, और बाहर उसके जो फूड स्ट्रीट थी वहाँ पर एक्चुअली ड्रोन आकर गिरा था। सो इंडिया अटैक्ड दिस प्लेस। सितंबर, अभी पिछले महीने सितंबर में 2025 में एक दहशतगर्द हमला हुआ पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, लेकिन इनमें से किसी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटा गया, एक लफ्ज़ नहीं फूटा गया। लेकिन आज जो है वो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है जब झूठे, असल में कोई शख्स मरा नहीं है, और इनको जो है वो ये ख्याल आ रहा है कि जी कोई मर गया है वहाँ पर, और उसके अलावा इन्होंने जो है वो अपने पास एक इंफॉर्मेशन भी बना दी है। और असल हकीकत क्या है इनकी, ये जो यूसुफ पठान और इरफान पठान, क्योंकि मुझे ये इंतहाई, मैं इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर कभी कभी तरस भी आता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये इंतहाई, मतलब ये भी ना ग्रीन कलर के कपड़ों में संघी ही बन चुके हैं, आरएसएस बन चुके हैं। खासतौर पर आपने देखा कि जिस तरह से लोग जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे थे उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को कह रहे थे कि मतलब जावेद अख्तर ने कहा कि जी इंडिया को, दारुल उलूम देवबंद को जो है वो उनको होस्ट नहीं करना चाहिए था, दहशतगर्दों को, अमीर मुत्तकी वगैरह को। तो नीचे आकर लोग कह रहे थे तुम्हें क्या पता, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। मुसलमान आकर उसको कह रहे हैं तुम तो मुसलमान ही, तुम्हें इस्लाम का क्या पता। वो तो इंडिया के अंदर ये भी इसी तरह के बावले हो गए। अब वो यूसुफ पठान, इसका भाई जो है वो अफगानिस्तान के लिए मरा जा रहा था आज, यूसुफ पठान ने ट्वीट की 2 दिन पहले, और उसके अंदर उन्होंने लिखा द अदीना मॉस्क इन मलदा वेस्ट बंगाल, ये जगह है, अदीना मॉस्क है, और उधर से उन्होंने अपनी तस्वीर जो है वो साथ ट्वीट की, वहाँ पर खड़े हुए थे। इज़ अ हिस्टोरिक मॉस्क बिल्ट इन द 14th century बाय सुल्तान सिकंदर शाह द सेकंड रूलर ऑफ द इलियास शाही डिनेस्टी, कंस्ट्रक्टेड इन 1373 to 1375 CE. It was the largest mosque in the Indian subcontinent during its time, showcasing the regions फलाना फलाना फलाना। उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है, ऊपर से बीजेपी वेस्ट बंगाल, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है, बीजेपी वेस्ट बंगाल ने उसको कोट ट्वीट किया और लिखा है करेक्शन आदिनाथ टेम्पल। ये आदिना मॉस्क नहीं है, ये आदिनाथ टेम्पल है। सो बाबरी मॉस्क के भी जो थी वो एक टेम्पल थी। अभी पारेश रावल वो भी संघी है, वो एक वीडियो स्टोरी कर रहा है जिसके अंदर वो ताजमहल जो है उसको भी कह रहे हैं कि जी ये भी असल में एक मंदिर था, और अब ये भी एक मंदिर निकल आया आदिना मॉस्क, और ये मरे जा रहे हैं उनके तलवे चाटने के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन इनका मुकम्मल हो आरएसएस का एजेंडा, उस दिन जब ये यहाँ पर आए ना, तो हम इनको कबूल करने से इनकार कर दें। इस किस्म के लोगों को, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, फिर ये भागेंगे ना पूरी दुनिया में, तो मुसलमान ममालिक को चाहिए इनको कबूल करने से इनकार कर दें। नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आता